नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावी घमासान के बीच कल असम का चुनाव भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन चुनावी मुद्दों और दावों का शोर अभी 4 राज्यों में बदस्तूर जारी है। पश्चिम बंगाल में चुनावी धांधलियों की खबरें फिर से आ रही हैं, तो सोशल मीडिया का जोर भी इन चुनावों में दिख रहा है। लेकिन इन सब से हटकर एक मुद्दा जो केरल और तमिलनाडु की फिजा में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, वो है शराबबंदी का मामला। हम जानते हैं इसकी एक पृष्ठभूमि बिहार में हाल में लागू शराबबंदी है, जो चुनाव की कोख से ही निकली है। बहरहाल मोटे तौर पर लगता हो कि इस मुद्दे पर भला क्या राजनीति हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस मुद्दे के भी अपने पेचो खम हैं, खासकर चुनावों के मद्देनजर। तो मुद्दा है कि क्या शराबबंदी वोट की गारंटी? और जनादेश में आज हमारा फोकस यही मुद्दा रहेगा, लेकिन शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हटाया। कमिश्नर के खिलाफ भाजपा कांग्रेस ने की थी शिकायत। आयोग ने कहा निष्पक्ष चुनाव के लिए कार्रवाई थी जरूरी। डीएम के अध्यक्ष एम करुणानिधि अपने गृह विधानसभा तिरुवरूर से लड़ेंगे चुनाव। 25 अप्रैल को करेंगे नामांकन दाखिल। बंगाल चुनावों में धांधली को लेकर राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। भाजपा और वाम दलों ने की चुनाव आयोग से शिकायत। आयोग ने ज्यादा वोटिंग वाले केंद्रों में पुनः वोटिंग का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फेसबुक के जरिए लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनता के सवालों के जवाब दिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुवनंतपुरम में चुनावी रथ का किया उद्घाटन। रथ राज्य की 140 विधानसभाओं में करेगा पार्टी के लिए प्रचार। तो ये थी सुर्खियां, और जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज जो मुद्दा होगा वो खासकर केरल और तमिलनाडु में जो शराबबंदी का मुद्दा है उस पे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ हैं शेखर अय्यर जी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी। अब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। तो जयललिता की पहली चुनावी रैली और शराबबंदी को लेकर अम्मा का भी एक वादा, राजस्व की भरपाई और इसे लागू करने के लिए उन्होंने कई चरणों में लागू करने की बात की है। गौरतलब है कि 2015 में तमिलनाडु में 2 नाबालिगों की मौत जहरीली शराब से हो गई थी। उसके बाद से ही राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। बिहार में शराबबंदी हुई, अब कतार में तमिलनाडु है। राज्य में शराबबंदी के लिए डीएमके, पीएमके और भाजपा काफी दबाव बना रहे थे। स्टालिन की अगुवाई में कई जगह धरना प्रदर्शन भी हुए और स्टालिन का लोगों से शराबबंदी का चुनावी वादा भी। राजनीति के इस नए तीर से सिर्फ सत्ताधारी एआईएडीएमके ही अछूती थी, लेकिन अम्मा की पहली चुनावी रैली और राज्य में शराबबंदी का नया वादा लोगों के सामने आ गया। முன்னேற்ற கழகம் எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தவுடன் மதுவிலக்கு படிப்படியாக அமல்படுத்தப்பட்டு பூரண மதுவிலக்கு என்ற நிலை எய்தப்படும்। तमिलनाडु ज्यादा शराब खपत करने वाले राज्यों में से है। पिछले 1 दशक में यहाँ जहरीली शराब से मरने वाले लोग तकरीबन 1500 हैं, जो देश के बाकी राज्यों में सबसे ज्यादा है। ये बात तो तय है कि शराब स्वास्थ्य और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन शराब का सबसे बुरा प्रभाव एक महिला पर पड़ता है। घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं ही होती हैं। साथ ही गरीबी और तंगहाली में गुजर बसर करने वाले परिवार में अगर कोई शराब की जद में है तो परिवार के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल। ऐसे में शराबबंदी की पहल राजनीतिक है या सामाजिक भलाई, कह पाना मुश्किल है। तमिलनाडु ही वह राज्य है जहां 1948 से ही शराब पर प्रतिबंध था, लेकिन 1971 में डीएमके ने ही प्रतिबंध हटा लिया। राज्य में शराब के उत्पादन से लेकर बेचने तक में कुछ रोजगार भी लोगों को मिला, साथ ही राजस्व भी। फिलहाल राज्य में 30,000 करोड़ शराब के कारोबार से इकट्ठे होते हैं। अब फिर 4 दशक बाद राज्य में शराबबंदी, राजस्व भरपाई, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सबके साथ राजनीतिक मंच साझा कर रही है और जनता अपने विचार।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये मामला इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि इसमें आर्थिक सवाल भी हैं, समाज के सुधार के भी सवाल हैं और चुनावी सवाल भी अब है। और शराबबंदी इस बार तमिलनाडु में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बात करेंगे यहाँ शराबबंदी पर, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने। मतदाता कुल हैं 5,79,15,000 से ज्यादा मतदाता, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,88,17,750 है और महिला मतदाताओं की संख्या यहां गौर करने लायक है 2,90,93,349। तो ये अपने आप में एक तस्वीर सामने रखता है कि आखिर जो निशाना है, जो लक्ष्य है, वो कहां है। और राज्य में महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और हम अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2006 विधानसभा चुनाव में पुरुष वोट प्रतिशत 72.41 था और महिला वोट प्रतिशत 68.75 था। 2011 विधानसभा चुनाव में पुरुष वोट प्रतिशत 77.53% था और महिला वोट प्रतिशत 78% से ज्यादा था। और 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह भी आंकड़ा देख सकते हैं, 73.44% पुरुष वोट प्रतिशत और महिला वोट प्रतिशत कुछ ज्यादा 73.96%। तो ये आज दिखाता है कि किस तरह से महिला वोट प्रतिशत जो है उसके अपने मायने हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि क्या लक्ष्य यही महिला वोट प्रतिशत क्या है। इस पर बात करते हैं शेखर जी। सबसे पहले अगर आपसे कि जिस तरह से पहले जो राज्यों के अनुभव रहे हैं, चाहे वो जो है तमिलनाडु की हम बात कर लें, इससे पहले वहाँ भी लगा था, आंध्र प्रदेश की भी बात कर लें, हरियाणा, नागालैंड, कई राज्यों के हमारे सामने उदाहरण हैं। ऐसे में ये मुद्दा कितना मजबूत आप देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक महज चुनावी मुद्दा है? नहीं, मैं नहीं मानता ये चुनावी मुद्दा है, क्योंकि ये लगातार पिछले 2 साल से चल रहा है और पिछले एक साल में इसको लेकर कई जो बाकी पार्टीज ने पहले शुरू किया, खास करके पाटाली मक्कल कट्ची जो पीएमके है, उन्होंने इसको बड़ा इश्यू किया। उसके बाद एमडीएमके ले लिए, वैको के एमडीएमके, फिर विजयकांत के जो पार्टी वो भी ले लिए और तो ये इसको लेकर, और परसों तक जयललिता की तरफ से कोई इसमें कोई बयान नहीं था। ठीक है। और उन्होंने जो पहली रैली जो उन्होंने चेन्नई में की, उसी में उन्होंने कहा कि हम फेस वाइज लागू करेंगे। अगर आज तक मैं खामोश रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता हूं जो अमल नहीं होगा। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक जो है इसका जो सोशल इंपैक्ट जो हुआ है, खास करके जो अल्कोहलिक प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो बात इसमें कहेगी कि जो कई सारे मुद्दे थे, इस मुद्दे को सामने रखकर उस मुद्दे से जयललिता एक तरह से बच गई या बच जाएंगी, इसलिए भी ये मुद्दा सामने आया। कितना दम इसमें आपको लगता है? देखिए, उनको इस इश्यू पे कुछ कहना था, क्योंकि डीएमके को मैनिफेस्टो में उन्होंने पूरा प्रतिबंध लगाने की बात की है। बाकी पार्टीज भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो इस समय अगर वो छुपी और मतलब जारी रहते सस्पेंस को बढ़ा सकता तो सस्पेंस नहीं, उसको एक बड़ा इश्यू बन जाता कि अच्छा। दूसरी बात जो है आर्थिक सिचुएशन की, जो तमिलनाडु एक राज्य है जहां पे शराब स्टेट गवर्नमेंट ही उसकी ये करती है, बेचती है। उसकी एक कॉर्पोरेशन है, तमिलनाडु मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जिसको तास्मा कहा जाता है। सारे दुकान उनको है। आपको जितना रेशन शॉप नहीं मिलेंगे उतना तास्मा के दुकान है। ठीक है। तो ये एक बड़ा, और तास्मा के एम्प्लॉइज भी ये अल्कोहलिक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और जो राजस्व जो मिलता है इनको, ये करीब बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले साल पर 2015-16 में 30,000 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा। और प्रदीप जी, आपको लगता है कि ये भी एक मसला होगा जब कोई पार्टी ये दावा करती है और जिस राज्य में 30,000 करोड़ राजस्व आता हो, तो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है और इसका भी आकलन जनता करे? देखिए, ये एक सामाजिक समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस समस्या को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान सरकारों का रहा है। राजस्व जुटाने की होड़ में लगातार इस धंधे को, इस व्यापार व्यवसाय को सरकारें बढ़ाती गई हैं। आप एक के बाद एक स्टेट को उठाकर देख लीजिए, लगातार पहले शहरों से फिर गांव में दुकानें खुलने लगी शराब की, और उनका जाल एक तरह से बढ़ता जा रहा था। तो सरकार का उसके पीछे एक ही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाया जा सके, लेकिन उसका जो सामाजिक पक्ष था उसकी अभी तक अवहेलना हुई है। अब महिलाएं जाग रही हैं। देखिए, पंचायतों में जिस तरह से आरक्षण, और खासकर तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में ये ज्यादा बड़ी भूमिका, क्योंकि महिला मतदाताओं, देखिए जहां शिक्षा का स्तर ज्यादा होगा वहां इस तरह का रुझान और ज्यादा होगा। लेकिन एक बात यह है कि आप देखिए, पिछले 10, 15, 20 सालों से सरकारें भी, खासतौर से केंद्र सरकार और बहुत से राज्यों की सरकारें भी
जो घर की अर्थव्यवस्था ठीक है है। उसके केंद्र में महिला को लाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो अब गैस सब्सिडी की नई योजना ठीक है। हो, उसकी बात हो, या दूसरी योजनाएं हो केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, तो महिलाओं का दखल बढ़ाना चाहती है सरकारें, जिससे इस जो बीमारी है इससे निजात मिले। बिल्कुल। अब उससे क्या फायदा होगा, इसके हटने से सामाजिक असर क्या पड़ेगा, बिल्कुल। उसका एफिशिएंसी पर लोगों पर क्या ये असर देखा पड़ेगा, होगा। ये इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन फायदा होगा ये कहा जा सकता बिल्कुल है। निश्चित तौर पर। और जिस तरह से बिहार का अगर एग्जांपल इसमें बार बार इस बहस में आ रहा है, तो वहां साफ तौर पर देखने में आया कि जिस तरह से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं दबाव सरकारों पर डालती हैं। फिलहाल यहां पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और आंकड़ों पर नजर डालेंगे और विश्लेषण भी करेंगे, और केरल की बात खासकर करेंगे। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया। जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रदीप ने कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। जनादेश में एक बार फिर से आपका स्वागत। और शराबबंदी का देश में बड़ा लंबा इतिहास रहा है। आजादी के तुरंत बाद 1948 में गुजरात में शराब पर बैन लगा, जिसे 1950 में हटा लिया गया, और फिर से 1958 में शराब पर बैन लगा। तमिलनाडु की बात करें तो 1971 में डीएमके सरकार ने इसे जो है हटाया था, जो 1948 में लागू हुआ था। और मणिपुर की बात करें तो 2002 में 1991 से चल रहा बैन 5 जिलों तक सीमित कर दिया गया। और वहीं मिजोरम में 2014 में हुआ कि 1995 में जो नियम थे उसमें ढील दी गई, शराबबंदी के नियमों में ढील दी गई। वहीं नागालैंड की बात करें तो 2015 में 18 साल पुराना बैन हटा लिया गया। तो ये शराबबंदी का किस तरह से इतिहास रहा है उस पर अब नजर डाल रहे हैं। और केरल की बात करें तो विभिन्न चरणों में लगी शराब पर आंशिक रोक लगी, और उसमें 5 स्टार होटलों और कई जगहों पे उसमें छूट दी गई। वहीं बिहार की बात करें तो शराबबंदी पूरी तरह से लागू हुई पिछले 1 तारीख को, यानी 1 अप्रैल से लागू हुई। और एक बड़ा मसला था कि जो 4000 करोड़ का जो राजस्व बिहार में आता था, आखिर उसकी भरपाई कैसे होगी। प्रदीप जी, यहाँ पे हम देखें शराबबंदी के साथ चुनावों का अपना मसला तो है, लेकिन ये भी है कि उसके साथ रोजगार के सवाल हैं, उसके साथ हम देखें राजस्व के भी सवाल हैं, और जो लोग उसमें लगे हुए हैं उनका भी एक अपना समूह है। आपको लगता है इन सवालों का भी जवाब राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा जब वो एक सामने रखते हैं कि वो शराबबंदी लागू करेंगे? देखिए, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती कोई सरकार या कोई राजनीतिक दल, लेकिन सवाल ये है कि आप किस कीमत पर रोजगार कुछ 100 या कुछ हज़ार लोगों को दे रहे हैं, तो उसकी कीमत समाज या प्रदेश या देश
कितनी चुका रहा है। तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो आपको करनी पड़ेगी कि हमको इससे कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा तो है। हम क्या उस चीज से आगे बढ़े हैं जिस तरह से, अगर तमिलनाडु की राजनीति की हम बात करें, वहां हमने देखा जिस तरह से टेलीविजन से लेके अब इस बार लैपटॉप और इंटरनेट जैसी बातें हो रही हैं, उससे हम आगे बढ़कर अब इस तरह के कदम हम देख रहे हैं हमारी राजनीति में, इसे एक शिफ्ट कहना बिल्कुल, चाहिए। इसको एक आप कह सकते हैं सामाजिक चेतना जो समाज में आ रही है उसका प्रभाव राजनीति पर पड़ रहा है। आज स्थिति ये है कि शराबबंदी के मुद्दे पर कोई राजनीतिक दल उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो उसको मालूम है कि इसका असर क्या होगा चुनाव पर, वोट पर, जिससे राजनीतिक दल सबसे ज्यादा डरते हैं। तो बिहार ने जो पहल की है, मुझे लगता है उसको अब कई राज्य उसको फॉलो करेंगे। लेकिन समस्या एक है जो गुजरात में झेल रहे हैं, वो है अवैध शराब का धंधा। ठीक है, वो जो बढ़ जाता है, और इससे जुड़ा अपना एक करप्शन और उसका भी मामला है। बिल्कुल। तो केरल की बात पे हम चलते हैं। केरल में यहाँ पे शराबबंदी का मुद्दा किस तरह से आगे बढ़ रहा है और यहाँ की राजनीति में शराबबंदी का मुद्दा अन्य मुद्दों के बीच काफी बड़ा और अहम बनता जा रहा है। और शराबबंदी को लेकर एलडीएफ और यूडीएफ आमने सामने हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई केरल में शराबबंदी का मुद्दा वोट हासिल करने में सहायक हो सकता है? केरल में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने 2014 में शराबबंदी लागू कर केरल की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। इसके लिए अगले 10 साल निश्चित किए गए थे, लेकिन यह फैसला खुद यूडीएफ के लिए गले की फांस में तब्दील हो गया। राज्य के मंत्री के बाबू और खुद मुख्यमंत्री चांडी भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए। शराबबंदी को लेकर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। यूडीएफ के लिए शराबबंदी महिला वोट बैंक हासिल करने का एक बड़ा हथियार है, तो वहीं राजस्व की हानि और लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर चांडी की शराब नीति एलडीएफ के निशाने पर है। चांडी भी ये कहकर विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं कि राजस्व घाटे से बढ़कर महिलाओं की सुरक्षा और परिवार की खुशहाली है। कांग्रेस जनता के बीच लगातार शराबबंदी का श्रेय लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं विपक्ष लगातार शराबबंदी को राज्य की तरक्की में बाधा के रूप में देख रहा है। एलडीएफ पूर्ण प्रतिबंध से पहले राज्य में शराब के खिलाफ सामाजिक चेतना जगाने के पक्ष में है। कांग्रेस का मानना है कि जो मुहिम चांडी ने शुरू की थी उसे अन्य राज्य सरकारें भी अब आगे बढ़ा रही हैं। लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी कांग्रेस की मुश्किलें आसान करते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 20 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें जीती थी, जिसकी एक बड़ी वजह राज्य सरकार की शराब नीति को माना गया था। दोनों ही पक्षों के बीच चलती आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो 16 मई के नतीजों पर ही निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल केरल में शराब पर सियासत तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वही केरल में शराबबंदी पिछले साल से ही है और एक बड़ा मुद्दा है। कुछ आंकड़े हम देख सकते हैं। केरल चुनाव 2016 में कुल जो मतदाता हैं 2,56,27,620 कुल मतदाता हैं और इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,23,26,185 है। वहीं महिला मतदाताओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं वो ज्यादा है, 1,33,01,435, यानी महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। और वोट प्रतिशत की बात करें तो महिला वोट प्रतिशत 2006 में 71% से ज्यादा रहा था। एक अच्छा आंकड़ा इसे कहा जा सकता है। 2011 के विधानसभा चुनाव में यह बढ़कर महिला वोट प्रतिशत जो 74% से बढ़ गया है, कुल कह सकते हैं 75% के आसपास। और 2014 के लोकसभा चुनाव में ये लगभग 74% के आसपास रहा। और शराबबंदी की बात करें तो 2013-14 में 730 बारों की संख्या थी जो बंद किया गया, और 5 स्टार बार थे जो 29 2016 में यह आंकड़ा है। और बियर और वाइन पार्लर 2016 में इनकी संख्या 814 थी। और शराब सर्व करने वाले जो क्लब है उनकी संख्या 33 है। और क्या रुख है यूडीएफ का? यूडीएफ का रुख है कि शराब समाज में एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है, इसीलिए उन्होंने इसे बैन किया है। और शराब में प्रतिबंध से रोड एक्सीडेंट घटे हैं और कानून व्यवस्था में सुधार आया है। वहीं अगर हम विपक्षी दल की बात कर ले, वहां जो है एलडीएफ का रुख है कि शराब में पूर्ण प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं, अवैध शराब और ड्रग्स की इससे बिक्री बढ़ी है। और शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान वो चलाएंगे सत्ता में आते हैं तो, और धीरे धीरे शराब की उपलब्धता घटाई जाएगी। और एक खास बात यह है कि सामाजिक जागरूकता पे एलडीएफ बल देना चाहती है और इस तरह के बयान भी आए हैं। यहां पे रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पे क्या है विशेषज्ञों की राय, ये जानेंगे।
सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। गांव का स्कूल अब समय पर खुलता है, शिक्षक भी नियम से आते हैं, गांव का स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक सब सुचारू रूप से चल रहे हैं, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण। गांव शहर को जोड़ते, राह विकास की खोलते, गांव-गांव में बनी सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया, इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। जनादेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं शराबबंदी क्या वोट की गारंटी है। अगर शिखर जी, अगर हम बात करें कि जो महिला वोटिंग पैटर्न है, क्या इतिहास हमें बताता है इस तरह के मुद्दे कितने राजनीतिक लाभ देते रहे हैं, जो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत रहा है? नहीं, देखिए, राजनीतिक लाभ से ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्या है कि शराब की वजह से जो कई घरों में जो चीज़ें बिगड़ रही है कि जहाँ डेली वेज लेबरर हो या कोई इवन सैलरीड क्लास हो, और जैसे पहले तारीख को सारा पैसे उसी में उड़ा देता है। तो घर में जो समस्या है, जो सामाजिक समस्या की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे केरल में पहले से ही कई चर्च ग्रुप्स और बाकी जो धार्मिक ग्रुप्स है वो लगे हुए हैं कि, और आपको ऑल इंडिया फिगर में देखेंगे पंजाब के बाद पर कैपिटा जो कंजम्पशन है अल्कोहल वो केरल में ज्यादा है। तो उसके वजह से जो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है केरल में, उस पर बहुत बोझ पड़ा है कि अल्कोहलिक केसेस ज्यादा है, सिरोसिस ऑफ लिवर केसेस ज्यादा है। तो एक ये सोशल प्रॉब्लम रहा है। लेकिन ये एक्चुअली जो बात जो ये हो रही है, एक तो है कि भाई कैसे इसको बैन कैसे इम्प्लीमेंट करें, दूसरी बात ये राजस्व को लेकर, रेवेन्यू को लेकर। अगर 30,000 करोड़ तमिलनाडु में चला जाएगा, वैसे केरल में भी आप देखेंगे पॉलिसी 5 स्टार होटल को छोड़ के बाकी जगह पे लागू किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिहार का केस अलग है, बिहार में सब बंद किया, सब जगह अलग। अगर देखें जिस तरह से प्रदीप जी की ये एक मुद्दा रहा है, केरल में आप देख रहे हैं कि जो LDF है वो अलग तरह का बयान दिया है। शराबबंदी किस तरह से होगी, क्या पैटर्न होगा, इस पे जो है राजनीति हो रही।
हाँ बिल्कुल, देखिए सब अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप देखिए बिहार का ही उदाहरण क्या जो लीड ओमन चांडी ने लिया, क्या उसको किसी तरह से बिल्कुल उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए था, ऐसे होता बेहतर। बिहार में आप देखिए सब श्रेय ले रहे हैं। बीजेपी कह रही है हमने तो पहले से ही कहा था, ये हमारी नीति थी। आरजेडी कह रही है हमने चुनाव में नारा दिया था कि मधुशाला नहीं पाठशाला। तो ये आइडिया जो है वो लोगों के इमेजिनेशन में आ गया है। ठीक है। अब बाकी राज्यों में ये मुद्दा जाएगा और हर राजनीतिक दल को और राज्य सरकारों को कोई न कोई फैसला इस पर लेना पड़ेगा। हमारा समय बिल्कुल शेखर जी, और निश्चित तौर पे ये बड़ा मुद्दा है और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चुनाव से जुड़ी टॉप 10 खबरें, बड़ी 10 खबरें। बंगाल चुनाव में धांधली को लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। चुनाव आयोग ने 800 कंपनियां तैनात करने और 95% से ज्यादा वोटिंग वाले केंद्रों में पुनः वोटिंग का आश्वासन दिया। वहीं सीताराम येचुरी के नेतृत्व में माकपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से पश्चिम बंगाल चुनाव में निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने की मांग की। विपक्षी दलों के हमले से बेपरवाह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फेसबुक के जरिए लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनता के सवालों के जवाब दिए। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को दूसरे दौर का मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को हटा दिया है। विपक्षी दलों ने राजीव कुमार पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करने का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा के लिए चुनावी रथ का उद्घाटन किया। यह रथ राज्य की 140 विधानसभाओं में घूमेगा और पार्टी नीतियों का प्रचार करेगा। डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि अपने गृह विधानसभा क्षेत्र तिरुवरुवर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। डीएमके अध्यक्ष 25 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। तमिलनाडु में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डीएमके ने अपने सहयोगी दल टीवीटीके को एक सीट आवंटित की है। टीवीटीके पनरुती सीट से लड़ेगी। डीएमडीके से अलग हुई पीडीएमडीके ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके को समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी ने दावा किया कि केवल डीएमके ही राज्य में बदलाव ला सकती है। डीएमडीके नेता विजयकांत ने चेन्नई में एक चुनावी रैली में कहा कि आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अच्छाई और बुराई के बीच है। उन्होंने दावा किया कि केवल डीएमडीके पीडब्ल्यूएफ गठबंधन ही बेहतर शासन दे सकता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने फेसबुक को भी इस मुहिम में शामिल कर लिया है। राज्य के करीब 5.5 करोड़ मतदाताओं में 1/3 मतदाता फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी टॉप 10 खबरें जनादेश में, और आज जनादेश के आज के अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी आपका, प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी कल। नमस्कार।